राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 5 बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 का नेम है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके ही लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो इसका एक लेक्चर हो चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एक मेथड सिखाया था, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है। सो उस मेथड से मैंने किसी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया था। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, इस चैप्टर में 6 to 7 मेथड हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सो एक मेथड मैं बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, फैक्टराइजेशन मेथड, और आज हम एक न्यू मेथड की ओर बढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा और उसका नेम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं बाय दिस मेथड एंड दैट मेथड, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोल दिया है कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है। इस क्वेश्चन में 3 अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। लीनियर का मतलब होता है जब पावर जो हो वेरिएबल्स की वो 1 हो। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। वेरिएबल एक्स वाई जेड की जो पावर है वो 1 है, देखिए सारे इक्वेशंस में। सो ऐसे में हम इसको लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। अलजेब्रिक का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं। सो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है इस चैप्टर में। बस इतना इसमें डिफरेंस है कि आपको हर बार एक नया मेथड सीखना है। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, अब हम इस क्वेश्चन को एक न्यू मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इटीरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, इटीरेशन मेथड। ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाता है। सो इस मेथड को कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशंस होती हैं उसमें से सभी इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड थर्ड वाली इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसमें, एक्स वाई जेड के टर्म्स में। देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करूँगी। फर्स्ट इक्वेशन से जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी 85, ये इधर जाके माइनस का 6y, ये इधर जाके प्लस का z, और x के साथ मल्टीप्लाई में है 27, तो ये जाएगा डिवाइड में 27। सो हमने ये वैल्यू फाइंड किसकी कर ली है, x की। किस टर्म्स में, y और z के टर्म्स में हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करा है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको छोड़ के बाकी सब इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल्स टू 72, इधर जाके माइनस के 6x, इधर जाके माइनस के 2z, एंड y के साथ क्या 15 मल्टीप्लाई में, जो कि जाएगा डिवाइड में। सो ऐसे ही हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, y की। अब थर्ड इक्वेशन से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। z की वैल्यू फाइंड करते हैं। z की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 110 इक्वल्स टू किधर, 110 माइनस x माइनस वाई, एंड अपॉन z के साथ कितना है 54 मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में। ये हमने फाइंड कर लिया z। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है एक एक इक्वेशन को लेकर। अब इटीरेशन मेथड भी ना 2 प्रकार के होते हैं। इटीरेशन मेथड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो अभी जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो हम पहला मेथड जो पढ़ रहे हैं उस मेथड का मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, जिसको हम कहते हैं गॉस सिडल इटीरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, गॉस सिडल इटीरेशन मेथड। ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल मेथड है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स हैं, जॉर्डन मेथड, क्राउड्स मेथड, बहुत सारे मेथड्स आपको पढ़ना है। सो देखिए गॉस सिडल मेथड में कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट अप्रॉक्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने अप्रॉक्सीमेशन भी आप लिख सकते हैं।
तो जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम y और z को 0 पुट करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो हम y और z को 0 रखें, ठीक है। y और z को जब हमने 0 रखा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे आपको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालनी है तो इस तरह से 1, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालनी होगी तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने के लिए मैंने y को 0 लिया है और z को 0 लिया है, ये इसका मेथड है। y और z 0 लेते हैं। सो देखिए जब y और z 0 होगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 85/27, 85/27, 85/27 बचा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो आंसर आएगा 3.15। सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकली है वो कितनी निकल के आई, 3.15। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस चैप्टर में ऐसे थे जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड थी। सो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल एनालिसिस का जब एग्ज़ाम होता है तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। सो देखिए हमने y 0 रखा, z 0 रखा। जब हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ध्यान से सुनिए, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमने y 0 रखा और z 0 रखा। अब हमें किसकी निकालनी होगी, y की। तो जब y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या 0 रखेंगे, z को केवल और केवल हम z को 0 रखेंगे जब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अभी हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में x1, y1 और z1 तीनों निकालेंगे। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में ही हम y1 निकालेंगे। तो देखिए जब हमने केवल और केवल z को 0 रखा, 72 एज इट इज़ -6, जो x रखेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाली। 6x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई में 3.15 ओवर 50। सो इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे सो आंसर आएगा, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद 3.54। तो इस तरह से जो हमारा y1 निकला फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में 3.54, ये आपका आ गया। तो x1 निकाल दिया है हमने, y1 निकाल दिया है, इसी तरह हम z1 निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखिए z1। सो z1 देखिए कैसे निकलेगा, z1 के लिए ये फॉर्मूला। अब पहले हमने जब x को निकाला तो y0 एंड z0, फिर जब y को निकाला तो z0। अब जब हम z को फाइंड करेंगे तो हम कोई भी टर्म को 0 नहीं रखेंगे। देखिए कैसे, 110 एज इट इज़, x की वैल्यू को हम 0 नहीं रखेंगे बिकॉज हमें x मिल चुका है। x की वैल्यू है 3.15, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस के y की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये है 3.54। सो आपको ये रखनी 3.54 अपॉन कितना था, 54। सो 54, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको z1 मिलेगा 1.91। सो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया z1। तो ऐसे ही आपको ये फाइंड करना है। ये आपके निकल गया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब आपको निकालना है सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। क्या निकालेंगे हम, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। सो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिए। जो आपका ये वैल्यू है, जब हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 ऐसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है पूरी वही रखेंगे, बस यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, y और z 0 ना रखकर y1 और z1 का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, इस तरह से 85 - 6 y1। अभी तक हमने y को 0 0 लिया था, y और z को। अब की बार हम यहाँ पर y और z की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, यही इसका मेथड है इसको करने का। 3.54 y एंड प्लस z 1.91 ओवर 27 है यहाँ पर, तो आप 27 लिख दें। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन का जो x है वो आपके पास आएगा 2.43। ये हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल दिया। ऐसे ही y2 निकालेंगे। जब y2 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 72 - 6 x1। सो x1 की जो वैल्यू है, x1 की नहीं लिखेंगे, अब x2 की लिखेंगे। x2 आपने जो फाइंड कर लिया 2.43 माइनस 2 z1 इज़ मल्टीप्लाई 1.91 एंड ओवर 15। देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है,
जब हम सबसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं तो y और z को 0 रखते हैं x निकालने के लिए, फिर y निकालने के लिए z को 0 रखते हैं, और फिर z जब निकालेंगे तो x और y तो हमारे पास मिल चुका है ना, तो हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर केवल z को 0 रखा, x के प्लेस पर x की वैल्यू रखी, जो जो हमें मिलता जाएगा उसका यूज़ करते रहेंगे। जब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में y1 और z1 हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास y1 और z1 है। जब हम y निकालेंगे तो हमें चाहिए x और z, तो z2 तो अभी हमने फाइंड नहीं किया है ना, तो z1 लेना पड़ेगा हमें, लेकिन x2 हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर x1 नहीं लगाएंगे, x2 यूज़ करेंगे। ठीक है, सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ये कैलकुलेट करेंगे, तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 3.57, ये निकल कर आएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन का। अब Z2 फाइंड करेंगे। जब Z2 फाइंड करेंगे तो देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, 110 माइनस x2 लेंगे, क्या लेंगे, x2, सो x2 इज़ 2.43, देखिए यहाँ पर माइनस y, तो y2 लेंगे 3.57 ओवर 54 था। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से Z2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कैलकुलेट करने पास 1.93। सो हमने ये फाइंड कर लिया यहाँ से Z2। सो ये हमने फाइंड कर लिया सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के भी सारे वेरिएबल्स x2, y2 एंड z2। ठीक है, ये हमने फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। इसमें अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुकी हूँ। अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो x3 निकालेंगे, सेम x3 जब निकालेंगे तो 85 माइनस, अब y यहाँ पर है -6 मल्टीप्लाई y जो लेंगे वो हम y2 लेंगे, y2 इज़ 3.57। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसको प्रैक्टिस करने पड़ेगा क्वेश्चंस को अच्छे तरह से। ये जो क्वेश्चंस हैं, और अब की बात थर्ड ईयर के क्वेश्चंस मैथ्स के अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 सेमेस्टर डिफ़िकल्ट हैं, हार्ड हैं, और न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बुक है वो खुद में एक अच्छी भारी भरकम कैलकुलेशन की बुक है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सो पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसमें करते रहिए। प्लस Z2 हम ये वाला यूज़ करेंगे 1.93। मेरा काम है आपको बताना, मैं बता रही हूँ, आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे इसको कर पाएँ, समझ पाएँ। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा 2.43। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो आपको जो x2 मिला था वो ऑलरेडी 2.43 मिला था, एंड x3 भी आपको 2.43 मिला है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि हम आंसर के बिल्कुल पास आने वाले हैं। अब जब अप्रॉक्सीमेशन सेम आने लगती है ना तो आंसर आने लगता है। अब y3 निकालेंगे। y3 के लिए ये पूरा जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है इन्हीं का यूज़ करना है, तो इनको अच्छे से क्रिएट करें। 72 माइनस 6 मल्टीप्लाई आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, x3, 2.43 माइनस 2 Z2 इज़ 1.93। ठीक है, ओवर 15। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से क्या फाइंड होगा, y3। सो y3 कैलकुलेट करा, सो इसका कैलकुलेटर से करने पर आंसर आएगा 3.57। बिल्कुल सेम टू सेम यही आ रहा है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प ली है, आप भी ले सकते हैं। Z3 निकालेंगे। Z3 के लिए अगेन 110 माइनस x3 इज़ 2.43 माइनस 2.43 एंड माइनस 3.57 ओवर 54। सो इसको भी नॉर्मल सी बात है, ये और ये कैलकुलेशन सेम ही बन रही है 1.93। सो जब आंसर सेम आने लगता है अप्रॉक्सीमेशन में तो इसका मतलब है कि जो आपका आंसर है, जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, वेरिएबल्स आपके यही वेरिएबल्स हैं। 2.43 x है, y 3.57 है एंड z 1.93। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं किस तरह से, हैंस 2.43, 3.57 and 1.93 are the solution of given equation। जो आपको इक्वेशंस गिवन है उनके ये सॉल्यूशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, इसी तरह से इटीरेशन मेथड होगा। एक और है इटीरेशन मेथड, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। आज हमने पढ़ा गॉस सिडल इटीरेशन मेथड, जो कि काफ़ी इजी था। आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशंस में से x y z को वैल्यू फाइंड करनी है उनकी,
और फिर उनका यूज़ करके फर्स्ट सेकंड थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जब तक निकालनी, जब तक सेम अप्रॉक्सीमेशन नहीं आ जाती। वैल्यूज़ को रखते जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि हर बार जो आपको मिलता जा रहा है उसका यूज़ करते जाना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।